विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सही है, उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, धारा मापी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, उसे सोलेनॉइड कहते हैं, परिनालिका। हाँ, परिनालिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार वस्तु को उसका क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्रोड कहते हैं। हाँ, क्रोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्म लोहे के क्रोड वाली परिनालिका क्या कहलाती है? हाँ, नर्म लोहे के क्रोड वाली परिनालिका क्या कहलाती है? विद्युत चुंबक। हाँ, विद्युत चुंबक कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? हाँ, धारा का परिमाण पर, क्रोड पदार्थ की प्रकृति पर और परिनालिका के फेरों की संख्या पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि क्रोड नर्म लोहे का हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। हाँ, अधिक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि फेरों की संख्या अधिक हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तीव्र होगा। हाँ, अधिक होगा। ठीक है, हाँ, धारा का परिमाण जितना अधिक होगा क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही तीव्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? हाँ, लंबवत होगा तो लगने वाला बल न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा? हाँ, अधिकतम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को उस सतह का क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं उसको। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है? वेबर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा किसी बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स के पद में भी व्यक्त की जाती है तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स उस बिंदु का क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को और किसमें व्यक्त किया जाता है? हाँ, सही है, गॉस में भी व्यक्त किया जाता है। और ये गॉस बराबर कितना टेस्ला? हाँ, सही है, 10 के पावर -4 टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर यंत्र से कितना एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है? सही है, 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार जो उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है। सही है, संट। ठीक है, क्योंकि यह मुख्य धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रवाहित कर देता है, इसीलिए वो बचा देता है। अगला क्वेश्चन है, धारामापी के समांतर क्रम में संट लगाकर क्या बनाया जाता है? हाँ, अमीटर। सही है, अमीटर बनाया जाता है। ठीक है, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जाता है? कौन? फिर से हाँ, वोल्ट मीटर। ठीक है, हाँ, वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ठीक है, और यही जो है इसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? हाँ, सही है, अनंत होना चाहिए। यदि किसी बंद परिपथ में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इस घटना को क्या कहते हैं? नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? फिर से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। हाँ, प्रेरित विद्युत धारा को या प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, इंडक्शन फोर्स भी कहते हैं उसको, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। यह कौन सा नियम है? हाँ, सही है, लेंज का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे स्व प्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्व प्रेरण को किसके द्वारा मापते हैं? हाँ, स्व प्रेरण गुणांक, है ना, स्व प्रेरण गुणांक के द्वारा मापते हैं स्व प्रेरण को। और स्व प्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी। हाँ, हेनरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली से संबंध फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को क्या कहते हैं? सही है, उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अन्योन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी। हाँ, इसका भी हेनरी ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह फैराडे का कौन सा नियम है? सही है, दूसरा है। हाँ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का दूसरा नियम है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह द्वितीय नियम है। ठीक है, और पहला नियम कहता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह पहला नियम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण पर गति करे तो प्रेरित विभवांतर भी बराबर क्या होगा? हाँ, VBL साइन थीटा। सही है, VBL साइन थीटा। ठीक है, एल जहाँ है चालक की लंबाई, V चालक का वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगला बताएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का SI मात्रा क्या होता है? सही है, वोल्ट होता है। ठीक है, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? हाँ, कुचालक होता है।
लेकिन जब जल में किसी धातु के लवण, अम्ल अथवा क्षार घुले रहते हैं तो ऐसे घोल विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है। और ऐसे घोल जिससे विद्युत धारा गुजर सकती है क्या कहलाता है? हाँ, विद्युत अपघट्य कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी लवण, अम्ल अथवा क्षार घुले जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन होता है, अर्थात उस विलयन का धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। हाँ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस उपकरण में घोल का विद्युत अपघटन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस उपकरण में घोल का विद्युत अपघटन होता है उसे कहते हैं वोल्टामीटर। हाँ, वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातु के दो चालक जो वोल्टामीटर में धारा के प्रवेश और निर्गमन के लिए लगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड। ठीक है। और जिस इलेक्ट्रोड द्वारा धारा वोल्टामीटर में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे एनोड कहते हैं। तथा जिससे होकर धारा बाहर निकलती है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है। हाँ, इस प्रकार वोल्ट मीटर के धन इलेक्ट्रोड को एनोड, ठीक है, और ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ठीक है। जब विद्युत अपघट में धारा प्रवाहित की जाती है तो धन आयन किस ओर चलने लगते हैं? हाँ, कैथोड की ओर, और ऋण आयन एनोड की ओर, है ना। धन आयन कैथोड की ओर और ऋण आयन एनोड की ओर चलने लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचायक सेल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ, क्षारीय संचायक सेल, है ना। सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। ठीक है। लीड एक्यूमुलेटर सेल और अल्कलाइन एक्यूमुलेटर सेल। ठीक है। सीसा संचायक सेल में शीशे की दो पट्टियां होती है। पट्टिकाएं तनुगंधकाम्ल में डूबी रहती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने यानी आवेशन करने पर पानी का विघटन होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन किस पर जमा होता है? कैथोड पर। हाइड्रोजन कैथोड पर जमा होता है, जबकि एनोड, ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। हाँ, ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। ठीक है। ऑक्सीजन एनोड पर के शीशे से मिलकर लेड पेरोक्साइड बनाता है जो किस रंग का होता है? हाँ, गहरा भूरा रंग। हाँ, गहरा भूरा रंग का होता है। ठीक है। कुछ देर तक धारा बहने के बाद धारा बंद कर दी जाती है। इस समय सेल आवेशित हो जाता है एवं इसका विभवांतर कितना वोल्ट मिलता है? 2 वोल्ट। हाँ, 2 वोल्ट मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब सेल को चालक से जोड़ते हैं तो बाहरी परिपथ में धारा किस ओर से किस ओर बहती है? हाँ, सही है, एनोड से कैथोड की ओर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण आवेशित रहने पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट होता है? सही है, 2.2 वोल्ट। ठीक है। और अनावेशित रहने पर
इसका विद्युत वाहक वोल्ट 1.8, हाँ 1.8 वोल्ट होता है। ठीक है। सेल के आवेशन की स्थिति को क्या कहते हैं? सेल के अनावेशन की स्थिति को क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं सल्फेटिंग। सल्फेटिंग, हाँ सल्फेटिंग कहते हैं उसको। ठीक है। क्षारीय संचायक सेल को और क्या कहते हैं? अल्कलाइन एक्युमुलेटर सेल को और क्या कहते हैं? उसे एडिशन या नीफे सेल भी कहते हैं। एडिशन या नीफे सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब सेल को आवेशित करने के लिए क्षारीय संचायक सेल में बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन से पोटेशियम के आयन कहां पर जाते हैं, एकत्रित होते हैं? कैथोड पर। हाँ कैथोड पर। ठीक है। हाँ, तथा हाइड्रोक्सिल आयन किस पर एकत्रित होते हैं? एनोड पर। हाँ एनोड पर एकत्रित होते हैं। ठीक है। जब सीसा संचायक सेल को किसी विद्युतीय परिपथ में रखा जाता है तो इससे धारा बहती है तथा किस पर? पोटेशियम आयन तथा किस पर? हाइड्रोक्सिल आयन एकत्रित होते हैं या मुक्त नहीं, एकत्रित नहीं, मुक्त होते हैं। एनोड पर। हाँ, पोटेशियम जो है एनोड से मुक्त होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन कैथोड से मुक्त होते हैं। उल्टा हो जाता है इसका। आवेशन के दौरान ये होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण आवेशित होने पर सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट होता है? सॉरी, सीसा नहीं, क्षारीय संचायक सेल। हाँ, क्षारीय संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35। हाँ, पूर्ण रूपेण आवेशित होने पर क्षारीय संचायक सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.35। ठीक है। और अनावेशित होने पर क्षारीय संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट हो जाता है? 0.9। हाँ 0.9 वोल्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ, और क्षारीय संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना ओम होता है? वही होता है 0.1 ओम। 0.1 ओम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेल की दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ठीक है, सेल द्वारा किया गया लाभदायक कार्य बटा उसी सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, ये सेल की दक्षता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं। इन्हीं धातुओं का इलेक्ट्रोड बना रहता है और जब इस धातु के नमक वाले घोल से विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध धातु कहां पर एकत्रित हो जाता है? कैथोड पर। हाँ कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है। हाँ, विद्युत लेपन या कलई करने में जिस धातु पर परत चढ़ाना होता है उसे क्या बनाते हैं? कैथोड। हाँ, और जिस धातु का परत चढ़ना रहता है उसका क्या बनता है? एनोड। हाँ, उसका एनोड बनता है। ठीक है। हाँ, जिस धातु पर परत चढ़ाना रहता है उसका कैथोड बनता है। ठीक है। और जिस धातु का उस धातु पर परत चढ़ाना होता है उसका एनोड बनाया जाता है।
है ना, लेपन कलई होता है ना, उसी में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, चलिए आगे फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 4950। विद्युतीय मुद्रण से लेकर के है चोक कुंडली, चोक क्वाइल, चोक क्वाइल तक पढ़ लेना। वह परिवर्तन जो पदार्थ के अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि को बदल देती है, कौन सा परिवर्तन कहलाता है? सही है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ सही, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, एस्पिरिन का खींचना, बादलों का बनना, है ना, बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, मोमबत्ती जलता है तो रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती गलता है तो भौतिक परिवर्तन। दोनों नहीं देगा। दूध का आइसक्रीम, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। हाँ हाँ, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मक्खन से फिर दूध नहीं बन सकता, आइसक्रीम से, हाँ आइसक्रीम से दूध बन सकता है। हाँ, दूध बन जाएगा। गलना जलना में रहेगा उसमें डिफरेंस, नहीं तो उपयुक्त तो दोनों रहेगा। ऐसे जल के या गल के वही रूप में आ भौतिक परिवर्तन, भौतिक रूप में नहीं, रासायनिक, बस यही सीधा। ठीक है, कागज जल जाए तो जल के बाद कागज जलने में कागज बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। लोहा को गलित जस्ता में डुबा देने से लोहा पर जस्ता की एक परत चढ़ जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सही है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? हाँ, परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। ठीक है, सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु रहते हैं? 8 परमाणु रहते हैं, और इसकी परमाणुकता 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह परिवर्तन जो पदार्थ के अणु की रचना को बदलकर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों को बदल देते हैं, क्या कहलाता है? सही है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि है मोमबत्ती का जलना और दूध का दही बनना। ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम का तार जलना। ठीक है, कागज जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है, आटा से रोटी बनना। हाँ, फिर रोटी से आटा बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, और यह क्रिया कहलाती है उत्प्रेरण, कैटालाइसिस, उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन की पुष्टि सर्वप्रथम कब और किसने की थी? हाँ, बर्जिलियस 1835 में। ठीक है, इसीलिए जो है बर्जिलियस को उत्प्रेरक की खोज का श्रेय दिया जाता है। उत्प्रेरक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? उत्प्रेरक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। हाँ, बोलिए कौन कौन? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। हाँ, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, हाँ प्रेरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना कोई उत्पाद
उसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वउत्प्रेरक। सही है, स्व उत्प्रेरक कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? सही है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, और जब एक रासायनिक अभिक्रिया का उत्पादक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? प्रेरित। हाँ, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ, और ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उसे हाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कौन कौन? हाँ, एक होता है समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, जो पदार्थ स्वयं किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को कम या नष्ट कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष कहते हैं, कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को हाँ, पदार्थ का नाम है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उसे कहते हैं संदमक। हाँ, संदमक कहलाते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनहिबिटर्स। हाँ, इनहिबिटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अणुजीवों में संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो किण्वन की क्रिया संपादित करते हैं क्या कहलाते हैं? एंजाइम। हाँ, एंजाइम कहलाता है। ठीक है, एंजाइम को जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, है ना, एंजाइम को जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, दूध से लैक्टिक अम्ल बनने में कौन सा उत्प्रेरक सहायता करता है? हाँ, ठीक है, लैक्टिक वैसिली। अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण। सही है, लौह का चूर्ण उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसाकक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हाँ, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हाँ, प्लेटिनम का चूर्ण। ठीक है, प्लेटिनम के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का? ठीक है, निकेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? गर्म एल्यूमिना। सही है, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? सही है, क्यूपरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? टाइलिन। हाँ, टाइलिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में कौन से एंजाइम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल तो जाइमेज। हाँ, जाइमेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और स्टार्च से माल्टोस के बनने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? डाइस्टेज। हाँ, डाइस्टेज। ठीक है, और गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हाँ, माइकोडर्मी एसिटी। हाँ, माइकोडर्मी एसिटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनाने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? इन्वर्टेज एंजाइम। हाँ, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, और अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में उपस्थित करने में अपघटित करने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? पेप्सिन। हाँ, पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? इरेप्सिन। हाँ, इरेप्सिन। ठीक है, और अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? कोई एंजाइम ही है, ट्रिप्सिन एंजाइम। हाँ, ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा। शरीर का ताप कितना से कितना डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा काम करता है? 20 से 39। सही है, 20 से 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सीमेंट किसका किसका मिश्रण होता है? हाँ ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है। हाँ, सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हाँ, जोसेफ आस्पर्डिन। ठीक है, जोसेफ आस्पर्डिन नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1824 में। ठीक है, और इसी ने उसका नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। हाँ, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। हाँ, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित यह सीमेंट पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थर से काफी हद तक समानता प्रदर्शित करता है ना। ठीक है। और सीमेंट में क्या क्या मिला रहता है? हाँ ठीक है, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन, सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमेंट के साथ बालू व जल मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? हाँ, इसे मोर्टार कहा जाता है। हाँ, मोर्टार कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब सीमेंट के साथ बालू, जल व छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलाए जाते हैं तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? सही है, इस मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। जब कंक्रीट को शक्ति प्रदान करने के लिए इस्पात व लोहे की छड़ों, सलाखों अथवा तार के जालों का व्यवहार होता है तब इसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। हाँ हाँ, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीमेंट के उत्पादन के लिए किसका उपयोग कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स के रूप में किया जाता है? हाँ हाँ सही है, चूना, प्रस्तर, चिकनी मिट्टी, ये सब का कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में किस देश में हुआ था? हाँ, मिस्र। ठीक है, मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, साधारण कांच बनाने में किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है? साधारण कांच बनाने में किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, सिलिका, विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है। जब चूर्ण पिघलकर द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कौन सा कांच कहते हैं? हाँ सही है, द्रव कांच कहते हैं। ठीक है। और यही द्रव कांच को बर्तन बनाने वाले विभिन्न सांचों में डालकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अतः अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में कांच एक कैसा द्रव है? ठीक है, अतिशीतित द्रव है। हाँ, अतिशीतित द्रव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांच की बर्तन बनाने वाले विभिन्न सांचों में डालकर धीरे धीरे शीतलन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही है। हाँ, कांच का अनिलीकरण अथवा तापानुशीतलन कहते हैं उसको। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट व सिलिका को गर्म करने पर सोडियम जो जल में विलय होता है इसे कौन सा कांच कहते हैं? हाँ, वाटर ग्लास कहते हैं उसको, जल कांच कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक विशेष प्रकार का कांच कौन होता है जो तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है? हाँ ठीक है, फोटोक्रोमिक कांच।
क्रोमिक कांच कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो है धूप परिरक्षक के रूप में किया जाता है। और किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड। हाँ, सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन बताएगा, पायरेक्स कांच को और क्या कहते हैं? पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। हाँ, बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। ठीक है, सोडा कांच को और क्या कहते हैं? हाँ, मृदु कांच। हाँ, मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, अगला बताएगा जेना कांच। हाँ, जेना कांच यह जिंक तथा बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। जेना कांच जिंक तथा बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है, यह रासायनिक पात्रों को बनाने व अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। जेना कांच का किस कांच का उपयोग उत्तम कलात्मक वस्तुओं एवं कांचों के महंगे उपकरणों के निर्माण में होता है? इससे बिजली के बल्ब, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे आदि के लेंस व प्रिज्म बनाए जाते हैं। फिलांट कांच। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम एवं लेड सिलिकेट के मिश्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सा कांच में सीरियम ऑक्साइड मिला रहता है जो हानिकारक परावैंगनिक किरणों को शोषित कर लेता है? इस कारण इससे चश्मे का लेंस बनाया जाता है। क्रूक्स कांच। हाँ, क्राउन कांच का भी उपयोग किया जाता है चश्मा बनाने में। हाँ, ठीक है। क्वार्ट्ज कांच को क्या और क्या कहते हैं? हाँ, सही है, सिलिका कांच भी कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, कांच में क्या मिला देने से गलने में सुविधा होती है? क्यूलेट। हाँ, कांच में क्यूलेट मिला देने से गलने में सुविधा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांच को कठोर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाँ, सही है, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन किस कांच का बना होता है? हाँ, पोटास कांच। ठीक है, विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंस किस कांच का? फिलांट कांच। ठीक है, ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण? सोडा कांच। पायरेक्स कांच भी है। हाँ, पायरेक्स कांच का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब महंगे कांच के पात्र बनाने में? हाँ, जेना कांच का भी, और शीशा क्रिस्टल कांच है ना, लीड क्रिस्टल कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें रसायन विज्ञान पढ़ेगा, पेज नंबर 145-46। चलिए बताइएगा, स्तनधारी वर्ग में कितना जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? सही है, 12 जोड़ी। ठीक है, अगला बताइएगा, स्तनधारी वर्ग में कितना गिरवा कशेरुक होते हैं? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में वृक्क किसके बीज की आकृति के समान होता है? सही है, सेम की बीज की आकृति के समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्तनधारियों में वृषण
कहाँ स्थित होता था? उदर में, हाँ पेट में, जबकि अधिकांश स्तनधारियों में वृषण शरीर गुहा के बाहर वृषण कोशों में पाया जाता है। हाँ ठीक है। वर्ग स्तनधारी को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, कौन कौन? सही है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एकिडना ऑर्नियोथोरिंक्स किसके उदाहरण है? ठीक है, प्रोटोथीरिया, हाँ प्रोटोथीरिया के उदाहरण है। ठीक है, हाँ ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? या ये ओविपेरस, हाँ ओविपेरस भी कहते हैं, प्रोटोथीरिया को ओविपेरस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के जंतु न तो अंडे देते हैं न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं? सही है, मेटाथीरिया। हाँ ये जो है अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, बाद में इस बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली में होता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे मार्सुपियल थैली कहते हैं। ठीक है, जैसे है एग्जाम्पल में कंगारू, और एक और है डाइडेलफिश, हाँ डाइडेलफिश। ठीक है, अगला बताएगा, किस उपवर्ग के मादा पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है? यूथीरिया। ठीक है, सही है। पक्षी कहाँ से है? सही है। ठीक है, आगे बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मैदान में पाए जाने वाले मैक्रोपस का साधारण नाम क्या है? सही है, कंगारू। ठीक है, चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है वेस्पर टिलियो। हाँ वेस्पर टिलियो। ठीक है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही है, पैंथरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी? ठीक है, ब्लू व्हेल। अगला बताएगा, सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी? छुछुंदर, प्रेव। ठीक है, अगला बताइएगा। हाँ छुछुंदर उसमें है ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकिडना को सामान्यतः क्या कहते हैं? नहीं, एकिडना को सामान्यतः कंटकमय चींटीखोर कहते हैं। हाँ कंटकमय चींटीखोर, क्योंकि इसका शरीर कंटकों से ढका रहता है ना, जब भी उसको कोई हमला करता है तो अपना कांटा भोंक देता है ना। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है, क्या बोले इसका नाम सर? कंटकमय चींटीखोर, इसको सर्च करके देखिए। पूरा शरीरियम जो है ना शुरू से अंतिम तक कटे रहता है उसका शरीर। तो लोग नहीं जो सिंदूर करता था, वो किसी को मार देगा ना तो मर जाएगा, बहुत जहरीला। वो जो कांटा जो औरत लोग सिंदूर के पहले शादी ब्याह में करता है, उसी का बना रहता है, साहिल वही का आटा होता है, कवरी में हाथ होता है साहिल। अगला क्वेश्चन बताएगा, ऑर्निथोरिंकस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑर्निथोरिंकस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बत्तख चोंचा। हाँ बत्तख चोंचा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन
जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, हिस्टोलॉजी। ठीक है, औतिकी। हाँ, औतिकी कहते हैं उसको, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किसने की थी? हाँ, सही है, मार्सेलो मेलपीदी। हाँ, मार्सेलो मेलपीदी। ठीक है, हिस्टोलॉजी नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? सही है, मायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ, विचंट। हाँ, विचंट ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, कौन कौन? हाँ, ठीक है, सरल उत्तक, संयोजी का स्थायी वो अलग हो जाएगा। हाँ, उपकला या एपिथेलियल उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। 4, हाँ, 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। एपिथीलियमी उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सही है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम बोल देते हैं। यह सल्की या सलकाभ एपिथीलियम, स्तंभकार एपिथीलियम, क्यूबाइडल एपिथीलियम और पश्माभी पश्मल एपिथीलियम। ठीक है, अगला बताएगा। कौन सा एपिथेलियम उत्तक का कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना है? यह सल्की सलकाभ एपिथेलियम। हाँ, सल्की या सलकाभ एपिथेलियम। ठीक है, हाँ, ये जो है सलकाभ एपिथेलियम त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है ना। इसके अलावा ऐसे उत्तक मुख गुहा, जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तर पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे उत्तक जो एक ही स्तर में सजे स्तंभकार कोशिकाओं के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? सही है, स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है, ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण तथा श्रवण होता है, जैसे छोटी आंत की भीतरी स्तर में पाया जाता है स्तंभकार एपिथेलियम। अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में कौन सी एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है? घनाकार। हाँ, घनाकार एपिथेलियम। ठीक है, संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबंध रखता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतर कोशिकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स। ठीक है, संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक और तरल उत्तक या संवहन उत्तक। हाँ, हाँ, फ्लूइड टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू उसे कहते हैं। एरियोलर उत्तक ये बहुतायत में मिलने वाले उत्तक हैं।
इस ऊतक में के मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो इसका प्रकार से बताते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं, मस्ट कोशिकाएं। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 230 231।